बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू मॉर्निंग विद जुगल। जब हम एजुकेशन हासिल करते हैं या रोजी रोटी कमाने के लिए निकलते हैं तो कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम अपने सामने रखते हैं गोल्स के तौर पे, या कुछ ऐसी वैल्यूज़ होती हैं जिनके बारे में हम सोचते हैं। उन वैल्यूज़ में अक्सर बल्कि अमूमन दौलत होती है, पहचान होती है, शोहरत होती है, इज्जत हासिल करना होता है। लेकिन एक ऐसी बड़ी इंपॉर्टेंट गोल होता है, एक बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू होती है जिसको हम बिल्कुल इग्नोर कर जाते हैं, और वो होता है सोशल वर्क। सोशल वर्क या फिर उसको आप वॉलंटियर वर्क भी कह सकते हैं। अब सोशल वर्क क्या है? इससे मुराद उन लोगों की भलाई के लिए काम करना जो बदले में हमारे लिए शायद कुछ भी नहीं कर सकते, लेकिन इसको मैं थोड़ा सा अमेंड करना चाहूँगी। उन लोगों के लिए काम करना जो बदले में हमें शायद कुछ रकम या कोई चीज़ नहीं दे सकते, लेकिन एक बहुत बड़ा तोहफा हमें दे सकते हैं, और वो है बहुत सी दुआएं। और अगर वो दुआएं ना भी दें तो उनके लिए काम करना हमारा फ़र्ज़ है। हज़ारों साल की इंसानी तारीख में ये साबित हुआ है कि दुनिया में नाम उन लोगों ने कमाया है या कामयाबी उन लोगों ने हासिल की है, उन खुश नसीब लोगों ने जिन्हें कुदरत की तरफ से बहुत कुछ मिला। वो लोग नहीं जिन्हें कुदरत की तरफ से बहुत कुछ मिला, बल्कि वो लोग जिनके पास दूसरों के लिए देने के लिए बहुत कुछ था। ज़रूरी नहीं है कि आपके पास आप करोड़ों या लाखों में खेल रहे हो या अरबों में, कुछ लोगों के तो ऐसे भी हालात होते हैं। आपको अगर आपके पास थोड़ा सा भी कुछ है और आपके घर पे कोई आके दस्तक देता है और उसको भूख लगी है, उसको एक रोटी खिलाना भी सोशल वर्क में ही आता है। और इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन, ये हम सब जानते हैं कि हमारे ऊपर ये फ़र्ज़ है कि अगर हमारे पास कोई आए और कुछ मांगे और ज़रूरतमंद हो और हमारे पास देने के लिए हो, तो हम उसे खाली हाथ ना भेजें। वॉलंटियर की एक्टिविटीज़ में हिस्सा लेने का बाय द वे उन लोगों को सिर्फ फ़ायदा नहीं होता जिनकी आप मदद कर रहे होते हैं, इसका फ़ायदा आपको भी बहुत ज़्यादा होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप बहुत अच्छा महसूस करते हैं जब किसी के लिए अच्छा करते हैं। कम से कम मैं जब किसी के लिए कोई अच्छा काम करती हूँ या किसी के लिए कोई ऐसी चीज़ करती हूँ जो और कोई नहीं कर पाता, तो मैं तो बहुत अच्छा महसूस करती हूँ, और आपकी इज्जत नफ्स भी इससे बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इसके साथ साथ ऑफ कोर्स एक रिसर्च के मुताबिक ये साबित हुआ है कि जो लोग सोशल एक्टिविटीज़ में या वॉलंटियर वर्क में ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं, उनकी सेहत दूसरों की बनस्बत ज़्यादा अच्छी होती है, दिल की बीमारियों से वो महफूज रहते हैं, और उनको जहनी टेंशन बहुत कम होती हैं। जो लोग डिप्रेशन का शिकार होते हैं या बहुत ज़्यादा लो फील करते हैं, उनको तो बल्कि ज़्यादा सोशल वर्क की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होना चाहिए, क्योंकि जब हम देखते हैं कि हमारे से ज़्यादा बुरे हालात में भी लोग हैं, तो एटलीस्ट हमें अल्लाह ताला का शुक्र अदा करने कि हमारे अंदर एक चीज़ पैदा होती है कि अल्लाह ताला कम से कम मेरी इतनी बुरी सिचुएशन नहीं है। और चाहे जितनी भी बुरी सिचुएशन हो, अल्लाह ताला का हर लम्हे शुक्र अदा करना चाहिए। और उस शुक्र अदा करने के अमल में एक एक्टिविटी जो हम कर सकते हैं, जिससे हम प्रूव कर सकते हैं कि हम कितने ग्रेटफुल हैं, वो ये है कि हम दूसरों की मदद करें। अक्सर लोग ये घूम के कहते हैं कि अपना पहले घर बना लेना चाहिए, अपना पहले ये कर लेना चाहिए, अपनी गाड़ी खरीद लेनी चाहिए, अपनी बिजनेस शुरू कर लेनी चाहिए, फिर दूसरों का की देखी जाएगी। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जब हम अपनी ही चीज़ों की काविश में लगे रहते हैं तो हमारे अंदर सेल्फिशनेस पैदा हो जाती है, और हम बस अपना ही सोचते रहते हैं। कोशिश यही करनी चाहिए कि एक सर्टेन हिस्सा, ज़कात तो हमारे ऊपर फ़र्ज़ है ही, लेकिन उसके साथ साथ एक हिस्सा अपनी कमाई का साइड पे कर लें। मेरी एक दोस्त ज़हरा है, उनके हस्बैंड जो भी कमाते हैं उनमें से एक रकम उसने ज़कात से हट के रखी हुई है, जो वो लोगों पे खर्च करती है। चाहे वो जाके जो अर्थक्वेक के विक्टिम्स हैं उनके लिए कंबल लेनी हो सर्दियों में, या फिर जो हमारे फ्लड के विक्टिम्स थे उनके लिए खाने की चीज़ें जो ख़राब नहीं होती जल्दी वो लेना हो। मतलब इस किस्म की एक्टिविटीज़ वो करती रहती है। चाहे वो दूध के डब्बे हों जो वो लेके निकलती है जब घर से, तो जब कोई भी आके बच्चा खिड़की पे पैसे मांगता है तो वो डब्बा खोल के दूध का बच्चे को पकड़ा देती है और कहती है कि दूध पी लो। अब ये छोटी छोटी सी चीज़ें हैं। अब आप देखें कि अगर हम किसी को सिखाते भी हैं, किसी एक बच्चे को अपने घर बुला के उसको पढ़ाते हैं जो ट्यूशन नहीं अफोर्ड करता या जो स्कूल नहीं जाता, तो उससे हमें सीखने का कितना मौका मिलता है। एजुकेशन देने से एजुकेशन हमें बहुत ज़्यादा मिलती भी है। और देखें, अगर हम सोशल इश्यूज़ को देखें अपनी सोसाइटी में, समाज में, तो वो बहुत ज़्यादा हैं। उनको रिजॉल्व करने के लिए हमें एफर्ट्स करनी चाहिए, और ये जो जज्बा होता है लोगों की खिदमत करने का, ये एक बहुत ही खूबसूरत जज्बा है जिससे हम भी अच्छे इंसान बनते हैं। एंड डोंट फॉरगेट, हमसे जो हमारे छोटे हैं वो भी सीखते हैं, और बहुत से लोग जो हमसे बड़े भी होते हैं वो हमें देख के रियलाइज़ करते हैं। कभी कभी दूसरों को एहसास नहीं होता कि किसी और के लिए कुछ करना चाहिए, और जब हम कोई अच्छा काम करते हैं तो उससे दूसरों में भी एहसास पैदा होता है कि वो दूसरों की मदद करें। और आप लोगों ने अक्सर सुना होगा कि है ज़िंदगी का मकसद औरों के काम आना।
तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि अपनी ज़िंदगी का मकसद बनाएं दूसरों की मदद करना। ऑफ कोर्स अपने लिए भी करें। मैं हमेशा प्रोग्राम के एंड में कहती हूँ अपना ख्याल रखिएगा, लेकिन अपने से ज़्यादा दूसरों का। जब दूसरों का ख्याल रखेंगे आप, तो आपका ख्याल रखने वाले भी बहुत से लोग आगे आ जाएंगे। 042992000628 पे आप कॉल कर सकते हैं। mj@ptv.com.pk पे ईमेल कर सकते हैं। www.facebook.com/morningwithjugan पे आप फेसबुक पे ऐड कर सकते हैं। 21 महमूद गजनवी रोड, पीटीवी सेंटर लाहौर पे खतूत। और अगर आपने ट्विटर पे ज्वाइन करना है तो JUGGUNKAZIM पे ज्वाइन कर सकते हैं। ऑफिशियल फेसबुक का अपना जो मेरा पेज है, आप लोग अक्सर पूछते हैं तो कुछ देर तक मैं अनाउंस करती रहूंगी ताकि आप लोग उसी पे ऐड करें, क्योंकि लोग फेसबुक वगैरह गलत अकाउंट्स बना के कभी कभी मिसगाइड भी लोगों को करते हैं और पैसे मांग लेते हैं और अजीब अजीब चीज़ें करते हैं। ऐसा कुछ भी कम से कम मेरे पेज पे नहीं होगा। तो JUGGUNKAZIMOFFICIAL जुगन काजिम ऑफिशियल फेसबुक का मेरा पेज है। www.facebook.com/जुगन काजिम ऑफिशियल। अच्छा, सवाल आज का क्वेश्चन ऑफ द डे वेरी वेरी सिंपल। सोशल एक्टिविटीज में हिस्सा लेना हमारे लिए कितना फायदेमंद होता है? सोशल एक्टिविटीज़ में या वॉलंटियर वर्क में हिस्सा लेने से हमें क्या फ़ायदा होता है? मैं ये नहीं पूछना चाह रही कि दूसरों को क्या फ़ायदा होता है, मैं ये जानना चाहती हूँ कि आपकी नज़र में जब आप लोगों की मदद करते हैं तो क्या फ़ायदा होता है। यही बात है, जब हम एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं तो जज्बा पैदा होता है हेल्प करने का। ब्रेक के बाद इसी सवाल का जवाब जो आपने जवाबात दिए हैं वो शेयर करूंगी फेसबुक के सेगमेंट में। उसके बाद मुलाकात होगी शेफ मुनीरा से। उन्होंने कमिट किया था कि आज वो चिड़ा फिश जो है वो हमारे साथ शेयर करेंगी कि उसकी रेसिपी क्या है। हम फिश वीक, अपने सी फूड वीक में फिश के ऊपर ज़्यादा तवज्जो देने, तो उसकी भी रेसिपी उनसे जानेंगे। उसके अलावा आपकी मुलाकात होगी यासीन भट्टू साहब से, वो आपके साथ शेयर करेंगे आपकी किस्मत का हाल। आप अपनी इन्फॉर्मेशन भेजें, लाइव कॉल्स करें, SMS करें, सारी इन्फॉर्मेशन हमें भेजें, हम उस इन्फॉर्मेशन को पुट फॉरवर्ड करेंगे। अपना नाम, अपनी मदर का नाम और डेट ऑफ बर्थ। अपना नाम, मदर का नाम और डेट ऑफ बर्थ यासीन साहब को चाहिए होती है, भट्टू साहब को, तो वो हमारे साथ शेयर कीजिएगा। हम उनके साथ शेयर करेंगे और आपको उनके सेगमेंट में सवालों के जवाब देंगे। एंड देन फाइनली गपशप विद जुगन में 2 लिविंग लेजेंड आर्टिस्ट हमारे साथ होंगे जो एब्सोल्युटली फिनोमिनल पर्सनालिटीज़ हैं। एक ऐसी पर्सनालिटी जो अब हमारे साथ नहीं है, कुछ अर्सा पहले वो हमसे जुदा हो गए। अल्लाह ताला उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए, आमीन। उनकी भी हम बात करेंगे, ये आगे जाके रिवील करेंगे। उनसे रिलेटेड एक ट्रिब्यूट पैकेज भी तैयार किया है, पहले भी ट्रिब्यूट पेश किया था, अब भी करेंगे। कुछ ऐसी पर्सनालिटीज़ होती हैं जिनको जो हमारे दिलों में हमेशा जिंदा रहते हैं। तो लेजेंड आर्टिस्ट, उनसे बात करेंगे, उनके करियर्स के बारे में, उनसे भी उस पर्सनालिटी के बारे में पूछेंगे। ये सब कुछ होगा लेकिन एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक व्यूअर्स। आज का हमारा टॉपिक सोशल एक्टिविटीज, सोशल वर्क या वॉलंटियर वर्क की हो रही है बात। सोशल एक्टिविटीज में हिस्सा लेना हमारे लिए कितना फायदेमंद है, आज का टॉपिक हमारा ये है। और हमारे साथ कॉल पे हैं, हमने कॉल किया आयमा महमूद साहिबा को जो एक वेल नोन सोशल एक्टिविस्ट हैं। उनसे अभी मैं आपकी बात करवाऊंगी व्यूअर्स, और उनसे हम जानेंगे कि उनका क्या ओपिनियन है, कि उनको क्या फ़ायदा होता है सोशल एक्टिविटीज़ में हिस्सा लेके। लेकिन ऑफकोर्स कुछ एक दो मैसेजेस आपके साथ आपके शेयर करूंगी। उमेर तूर ने लिखा है बहुत ज़रूरी है इंसान सेहतमंद रहता है। आप ही उमेर फ्रॉम 427 GB कॉल कर रहे हैं। अच्छा, इन्होंने मैसेज किया है, अस्सलाम वालेकुम, मेरी बहन सोमालिया की तरफ से जुगन जी को अस्सलाम वालेकुम, शुमाइला से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हिस्सा लेना चाहिए, बहुत फायदेमंद होता है, ये नूर बख्श ने लिखा है। अच्छा, मानूर बीबी ने कहा है आजकल तो बस मोबाइल, कंप्यूटर और टीवी। बिल्कुल सही कह रही हैं आप मानूर, लोग इतने मसरूफ हो गए हैं अनइम्पॉर्टेंट चीज़ों में। कंप्यूटर ज़रूरी है अगर आपने रिसर्च करनी है, आपने कोई असाइनमेंट करनी है, काम अपना करना है, लेकिन जब हम इनको सारा दिन कंप्यूटर पे लगे होते हैं, गाने सुन रहे होते हैं, ये कर रहे होते हैं, वो कर रहे होते हैं, तो हम उन लोगों को टाइम नहीं देते जो हमारा टाइम डिजर्व करते हैं, वो लोग जिनके पास शायद कोई नहीं है। मुझे याद है अरसा पहले मैं जाया करती थी एक जगह फाउंटेन हाउस, वहाँ पे मैं जाती थी ईद के मौके पे और कुछ स्पेशल ओकेजन्स पे, और वहाँ पे जाके लोगों को मिलती थी और इतना दुख होता था। कभी कभी जब लोग अपनी कहानियाँ सुनाते थे, वहाँ पे एक खातून थी जो मरी से आई हुई थी और उनके घर वाले उनको ये बिला बिलू के ले आए थे कि भाई आओ, हमने तुम्हें लेके जाना है, वहाँ पे तुम्हारा इलाज होगा, हम तुम्हें वीकली आया करेंगे मिलने के लिए। और कोई 3 साल हो गए थे और उसके घर वाले उसको वहाँ पे छोड़ के भूल ही गए थे।
सो मतलब हमें कोशिश करनी चाहिए कि अगर लोगों के अपने उनके लिए टाइम नहीं निकालते तो कम से कम हम निकालें। वक्त तो एक ऐसी चीज है जो हम फ्री में लोगों को दे सकते हैं। आयमा महमूद साहबा हमारे साथ कॉल पे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जुगन कैसी हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। हो सकता है कि इस किस्म का टॉपिक हो और हम आपको कॉल ना करें। अरे नहीं, थैंक यू वेरी मच। आई रियली अप्रिशिएट कि ऐसे इम्पोर्टेंट इश्यूज पे आप बात करती हैं और आपने कहा क्या फायदा होगा। आज आप जो कर रही हैं इससे आपको तो जो फायदा होगा सारी इंसानियत को फायदा है कि हम इस वक्त बात कर रहे हैं कि हमें दूसरों के लिए क्या करना है। क्योंकि आयमा जी हमेशा लोग ये कहते हैं कि भाई ठीक है मैं फिलहाल के लिए ये करूंगी लेकिन मेरे लिए कोई क्या करता है। तो आज हम ये पुट फॉरवर्ड करना चाहते हैं बात कि जब आप किसी के लिए कुछ करते हैं तो आपको उसका क्या फायदा होता है। अल्लाह ताला की तो रजामंदी मिलती ही है, साथ में दुआएं भी मिलती हैं, लेकिन उसके अलावा क्या बेनिफिट्स है ये हम चाहेंगे कि आप शेयर करें प्लीज। देखिए, मैं तो सबसे पहले क्योंकि एज अ सोशल एक्टिविस्ट जब हम काम शुरू करते हैं या किसी की भी भलाई करते हैं तो ऑनेस्टली मैं समझती हूँ कि ये ह्यूमन नेचर है। हम क्यों करते हैं। आज अगर हम बात करते हैं कि औरतों की तालीम की, उनकी बेहतरी की, तो बेसिकली मैं यही चाहती हूँ कि मेरी बेटी आइंदा आने वाली मेरी जनरेशन जो है वो अच्छे हालात में जिए, उनको वो सब सहूलतें मिलें जो शायद हमें नहीं मिली थी। तो सोशल जब भी हम किसी अच्छाई की तरफ कदम उठाते हैं उसका डेफिनेटली फायदा दूसरों को तो पहुंचता ही है, सबसे ज्यादा हमें पहुंचता है क्योंकि हमें हमारे मजहब में सबसे पहले ही हुक्म दिया गया कि हकूकुल इबाद जो हैं वो सबसे ज्यादा अहम है। अल्लाह ने कहा अब तो माफ कर दूंगा फराइज, लेकिन अगर हकूकुल इबाद पूरे नहीं करोगे तो उसकी जवाबदेही। और अहमद जी ये जो एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपने कहा आप चाहती हैं आपकी बेटी का भी फ्यूचर वो भी इस तरह करे और उसके हालात आपसे बेहतर हों। तो बात ये है कि जब हम इस मुल्क के बच्चों का और इस मुल्क के बुजुर्गों का और इस मुल्क के यूथ का भी ख्याल रखेंगे, साथ में बुजुर्गों का और यूथ का, तो हम अपने बच्चों को भी अच्छा सबक देंगे और जब हमारे मुल्क के हालात बेहतर होंगे तो हमारे और हमारे बच्चों के हालात तो वैसे ही बेहतर हो जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। आज हम सब शिकायत करते हैं जिनके किसी के पास वक्त नहीं है, सब सेल्फिश हो गए हैं, लोग अपनी जिंदगी में मसरूफ हैं। हम दूसरों पे तरस कर रहे हैं और खुद से आगाज नहीं कर रहे कि आज जितनी शिकायतें हमें दूसरों से हैं हम उन शिकायतों को दूर करें। कम से कम हम लोगों को वक्त दें, हम ख्याल रखें कि हमारे हमसाए में कोई किसी तकलीफ में तो नहीं है। हम आगाज खुद से करें। बट अहमद जी हम लोग बातें करते रहते हैं, हम कंप्लेन करते रहते हैं। जो हम वक्त शिकायतों में गुजारते हैं वो वक्त हम किसी ऐसे इंसान के साथ गुजार सकते हैं जो हमारी नेबरहुड में हो, जो बिल्कुल अकेले हों, बुजुर्ग हों। हम उनके साथ 2 लम्हे बैठ के उनसे प्यार मोहब्बत की बात ही कर लें, उनसे कोई अच्छी बात कर लें, उनके लिए खाना ले जाए बना के। छोटी छोटी चीजें होती हैं जो हम कर सकते हैं। वेस्टर्न वर्ल्ड में आपको पता है कितना ज्यादा सोशल वर्क होता है और वो उनके बच्चों के स्कूल के करिकुलम का हिस्सा होता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और मैं समझती हूँ कि जिस दिन हमने ये सोचना शुरू किया कि ये सब जो हम दूसरों अच्छा कर रहे हैं, दूसरों से मुस्कुरा के मिल रहे हैं। अब आपने लेकिन ये भी देखा होगा हम तो मुस्कुरा के देखने तक लिए राजी नहीं है कि एक अगर किसी को देख रहे हैं तो हम स्माइल कर देते हैं कि उसको एक अच्छा फील। बच्चों को देखते हैं, अगर आप उनको मुस्कुरा के देखेंगे वो भी आपको जो खूबसूरती देंगे, सदके का लेवल है मुस्कुराहट का। बिल्कुल। और मैं समझती हूँ कि आज से आपके इस प्रोग्राम से ही अगर मैं बात करूँ कि अगर हम सब ये शुरू कर दें कि हम शिकायतें बंद करें और खुद वो सब शिकायतें जो हमारे दिल में हैं उनको दूर करें दूसरों के लिए, तो सारों के लिए ना सिर्फ मुझे उससे तस्कीन मिलेगी, पूरे माशरा वो सूरत इख्तियार कर लेगा जिसके लिए हम ख्वाब देख रहे हैं कि इंसानों की हो, एक दूसरे का एहसास हो, एक दूसरे की तकलीफ में हम शामिल हों। तो ये सारी तब्दीलियां तब आ जाएंगी जब हम दूसरों से मुतालबा करने की बजाय खुद इस काम का आगाज करें। सही। थैंक यू सो मच आयमा जी, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। और आई थिंक एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे व्यूअर्स के आए की जगह वी पे आ जाए, यानी कि मैं की जगह हम की बात करना शुरू कर दें। जब हर चीज हम होगी, एज एन हम कलेक्टिवली सोचेंगे एक दूसरे के बारे में, वो हम कहने से वैसे ही नेचुरली आप एक टीम वर्क के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं। हमारे लिए बहुत फायदेमंद है। एंड गुड मॉर्निंग हसनैन लियाकत ने ये लिखा है। उसके अलावा साकिब जी ने लिखा है सोशल एक्टिविटीज में हिस्सा लेना बहुत फायदेमंद है। अगर हम पॉजिटिव तरीके से काम करेंगे तो दूसरों की नजरों में हमारी इज्जत बढ़ जाएगी। एंड एट द एंड ऑफ द डे व्यूअर्स, सबसे ज्यादा जरूरी चीज हम लोगों के लिए क्या होती है कि हमें इज्जत की नजरों से लोग देखें और हमें इज्जत दें। इज्जत नफ्स, चाहे अपनी इज्जत अपनी नजरों में हो, चाहे हम दूसरों के सामने अपनी रिस्पेक्ट की बात करें, हमारा फर्ज बनता
बनता है कि हम दूसरों की मदद करें और अपने इस बहुत ही खूबसूरत मुल्क को मजीद और खूबसूरत बनाएं। शिकायतें सब कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि इदारे जो हैं, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन जो हैं, वो आपके लिए काम नहीं कर रही, तो फिर आप काम करें। बात यह है कि शिकायत करना बड़ा आसान है, एक्टिवली इन्वॉल्व होकर मसाइल को हल करना बहुत मुश्किल। इन्वॉल्व हों, खुद अपने मुल्क, अपने हालात, अपने मोहल्ले, अपनी सोसाइटी, अपने घर के हालात बेहतर करें। खुद देखिएगा, इंशाल्लाह हमारा मुल्क बहुत बेहतरी की तरफ जाएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत खूब का। कैसी हैं आप मुनीरा? आज का टॉपिक तो आपके भी दिल के बहुत करीब है। बिल्कुल बहुत करीब है और आपकी बातें भी सुन के काफ़ी मुझे अच्छा भी लग रहा था कि कितनी मतलब बिल्कुल सही बातें हैं कि ज़रूरी नहीं कि इंसान ज़िंदगी में सिर्फ वही काम करे जो जिसमें उसको रिटर्न बैक मिले। कुछ एक्टिविटीज़ आपकी ऐसी होती हैं, आपको पता ही तो हकूक़ अल्लाह भी है कि आपको करना चाहिए, और वो कहते हैं कि गॉड हेल्प दोस्त हु हेल्प अदर्स। तो मतलब ये आपको काम करना चाहिए। सोशल वर्क ऐसी चीज़ जिसमें आपका जज्बा तो पता चलता ही है, लेकिन आपका मैसेज जो खुद का होता है, आपको दिल में वो बड़ी तसल्ली होती है कि आपने अपना मैसेज दूसरे को ट्रांसफर किया। मैं तो कहती हूँ कि और कुछ नहीं तो आपको सवाब तो मिल रहा है ना। वो जी बिल्कुल। अगर यही जानना चाहते हैं कि आपको क्या मिलता है, तो सवाब तो मिलता ही है ना। बात यह है कि तमीज से किसी के साथ पेश आना, किसी से अच्छे तरीके से डील करना, हो सकता है कि इंसान बड़ी टेंशन में हो, आपके दो पोलाइट अल्फाज जो हैं या जो प्यार से उनको मिल के आप उनके साथ अच्छे तरीके से बात करते हैं, उससे उनका दिल ही बहल जाए, वो भी एक सोशल वर्क की कैटेगरी में आ जाता है। बात ये कि बी गुड टू अदर्स, अदर्स भी विल बी गुड टू यू। दूसरों के साथ अच्छे हो, लोग आपके साथ अच्छे होंगे, जनरल माहौल सोसाइटी का अच्छा हो जाएगा। और ये आपके अंदर की चीज होती है कि आपकी जो अंदर साइड है वो सेटिस्फाइड होती है कि आपने क्या किया है, और जरूरी नहीं कि आपने सिर्फ लोगों को खुश करने के लिए सिर्फ ये काम करना है। जैसे कि भी आपने कहा है, और यही बात मेरे भी यही बिल्कुल बात यही है कि आप हर वो काम करो जो इसमें आपके दिल को सुकून मिलता हो, और इसके लिए आपको एक लम्हे के लिए अपने लिए सोचना चाहिए, फोकस करना चाहिए कि वो चीज़ जिससे आपके दिल को सुकून मिलता हो आपको हेल्प करें। और ज़रूरी कि उस हेल्प के लिए आपको रिटर्न बैक सिर्फ तालियां हो, तारीफ हो, ये हो। मेरा ख्याल आपको हेल्प करनी चाहिए, और ये कैसे जज्बा जो हर एक के अंदर होता है उसको सिर्फ उजागर करने की बात है, अपने सोचने की बात है कि हमने ये काम करना है और हम कर सकते हैं। सही। अच्छा, आज के अपनी रेसिपी की तरफ आते हैं। कल आप चिड़ा फिश में ब्रेक में भी हम डिस्कस कर रहे थे, ऑन एयर भी हमने कुछ थोड़ा सा डिस्कस किया था, तो आज हाय अल्लाह पूरी मछलियां आ गई। जी बिल्कुल आ गई, और बेचारियों को मिर्चें लग गई हैं। मिर्चें लगा दी है। मैंने कहा थोड़ा सा आप थोड़ा सा मिर्चों का मजा लो। वो भी खुश हो रही है। वाला माहौल है। अच्छा हाँ तो जी। आज हम बना रहे हैं फ्राइड फिश। जैसे कि हमारे मार्केट में इसको इस चिड़ा फिश के नाम से दिया जाता है, लेकिन ऑल ओवर देखा जाए तो उसको जब रेसिपीज हम करते हैं तो पता नहीं किसी को चलता, तो उसको हम पैन फ्राई के नाम से कहते हैं। इसकी पहचान ये कि इसकी जो दुम होती है वो फोक की तरह होती है। अच्छा, ये पाम्पलेट नहीं है बाय द वे, आप लोग ये पॉम्फ्रेट तो नहीं है? नहीं, मैं बता रही हूँ कि जब हम इसको रेसिपीज की तरफ जाते हैं तो पता नहीं चलता, क्योंकि अब जब देखते हैं तो कहते हैं चिड़ा फिश कौन सी, किसी को पता नहीं चलता, तो फिर हमको बताना पड़ता है। जो इसकी पहचान है, उसकी पहचान इसकी जो दुम होती है ये फोक की तरह होती है। ये मैं दिखाऊंगी कांटे की तरह। हाँ। नहीं, मैं पता है क्यों कह रही हूँ, क्योंकि जब मैं गई थी ना लेने के लिए मछली, भी एक सेकंड पकड़ लेंगी प्लीज ताकि वो देख भी लें। ये देखें जरा। हाँ, तो ये इस तरह होती है। अच्छा, क्योंकि पाम्पलेट क्यों छोटी ही होती है फिश। अब देखिए ना, एक छोटी वहाँ पे जो आपने कट कर दी है, वो जरा दिखाएं, जो जिस तरह आपने काटी है, उसकी दो हटा के ये, तो ये ऑलमोस्ट पाम्पलेट टाइप ही लग रही है, पर पाम्पलेट जरा ज्यादा पतली होती है और व्हाइट एंड ब्लैक में होती है। और लेकिन ये हमारी यहाँ इसकी बहुत पाई जाती है। इसकी सबसे खासियत ये है कि ये समुद्र की कराची से ज्यादा आती है, और इसकी वैसे बहुत सी इकसाम होती है, लेकिन इसकी ये कि इसकी जो खूबसूरती है कि इसका एक ही कांटा होता है, और इसको जब आप निकालते हैं बहुत टेस्टी होती है। इसको सिर्फ फ्राई किया जाता है, इसको हम इसकी ग्रेवी वगैरह में नहीं बना सकते हैं, लेकिन अगर हमारा दिल करे कि इसको हमें बनाना है तो आप हमेशा इसको लड़ा से करके इसकी सॉस बना के इसको डिश आउट करें। इसके लिए जो मैरिनेशन की जो हमें चीज़ें चाहिए होंगी वो पहले ही बता दूं कि ये अगर आप आजकल के मौसम में खाएं, जोड़ों की दर्द के लिए बहुत अच्छी है, और ये कि बहुत गर्म होती है, और ये सिर्फ आजकल के ही मौसम में अवेलेबल होती है। गर्मियों में जैसे आमतौर पर होता है हर फिश आपको मिल जाती है स्टोर से, तब ये नहीं खानी चाहिए। ये आजकल का मौसम है इसका खाने का। और जो इसकी चीज़ें हमें चाहिए होंगी, जैसे कि मैंने इसको, अगर आपने 1 किलो लिया है, इसको पूरा कट करके पीस रख के आप इसमें ऑयल लें, हल्का सा उसके ऊपर 1 चम्मच ऑयल लगाएं, और इसमें मैदा बिल्कुल तकरीबन आधा कप, इसके मुताबिक जितना आपने रखा है आपने उसके ऊपर छिड़कना है, रख दें इसके ऊपर, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपने करना है कि नमक हस्ब जायका लें। आपको पता है कि अगर हम बाकी मछली में जैसे नमक लगाते हैं, इसमें ऑलरेडी इतना नमक की क्वांटिटी होती है कि अगर आप इसमें ऑलरेडी लगा के रख देंगे, ज्यादा देर ना लगाएं, इसको फौरन इसको वॉश कर लें,
काली मिर्च लें हस्बे जायका, पेपरिका पाउडर इसमें लें, तकरीबन आप हाफ टेबल स्पून ले लें, साथ में लेमन जूस लें 1 खाने का चम्मच, साथ में बेसन लें 2 चम्मच और अंडा लें 1 अदद, हरी मिर्च की पेस्ट लें 2 चम्मच, अदरक पेस्ट लें 2 चम्मच। इन सबको अपने लगा नस्ल की मिर्च लगा दें इसको। हाँ, इसको लगा के रख दें। इसकी जितनी देर पड़ा रहेगा ना, तकरीबन 2 से 3 घंटे इसकी मैरिनेशन है, आप इसको पड़ा रहने दें। अच्छा, एक सेकेंड, आपने कल एक बात समझाई थी कि जुगन मछली के ऊपर नमक और पता नहीं क्या लगा के उसको रख देना चाहिए ताकि वो उसकी स्मेल खत्म हो जाए, तो इसके साथ भी वही करना चाहिए? सिरका और नमक इसके साथ भी वही करना चाहिए, लेकिन इसमें चूंकि समंदर की होती है ना, इसमें ऑलरेडी नमक बहुत होता है, इसमें नमक ज्यादा देर ना लगा रहने दे। मतलब लगाएं बट बहुत कम देर के लिए और वॉश कर दें। इसके साथ जो मैंने ऑप्शन रखा ना, साथ मैदा लगा दिया ऊपर। अच्छा, ताकि वो ज्यादा इसकी वो जब हम वॉश करेंगे तो ये बहुत सॉफ्ट मछली होती है, और जब होता है इसलिए इसको फ्राई किया जाता है, इसको ग्रेवी वाले सालन के साथ नहीं बनाया जाता, वरना ये खराब हो जाती है। तो इसके लिए ये कि आप इसको जब वॉश कर लें तो इसको उसके बाद फिर मैरिनेशन लगा दें। हाँ, फिर मैरिनेशन हमेशा ये होता है कि फिश को वॉश करने के बाद ही मैरिनेट किया जाता है। मैरिनेट के बाद वॉश कर देंगे तो उसका वो सारा कुछ लोग करते हैं। हाँ, कुछ लोग कर देते हैं, लेकिन उसको बाद आप कर दें। अच्छा, फिर और इसको मैं सर्व करूंगी एक सॉस के साथ। अगर आप रोटी के साथ खाएंगे तो सॉस आपको बहुत अच्छी लगेगी, बड़ी डिफरेंट सॉस है। इसके लिए जो मैंने चीज़ें ली हैं, इमली लिए तकरीबन 1 पाव, साथ में लेंगे आलू बुखारे की चटनी तकरीबन 2 से 3 खाने के चम्मच, साथ में अदरक होगा हस्बे ज़रूरत जितना आप डालना चाहें, और साथ में ज़ीरा लें, वो भी 1 टेबल स्पून आप डाल लें, साथ में लेंगे पुदीना की 1 बंच लेंगे, इसका साथ साथ पानी लेंगे 1 कप। इन सब चीज़ों को मैं चॉप करूँगी अदरक में डाल के, इसमें इमली की चटनी, आलू बुखारे की चटनी, साथ में होगी पानी। इसको मैं थोड़ा सा पकाऊंगी, जब पक जाएगा फिर उसके बाद पुदीना और हरी मिर्चों को जब मैं ब्लेंड करूँगी जीरे के साथ, हल्का सा सॉल्ट एंड पेपर वगैरह नहीं इसमें? वो आपकी ऑप्शनल होती है, आप क्योंकि मछली ऑलरेडी फ्राइड होती है, तो अगर आप उसको ना भी डालें तो मर्जी है। और इसके साथ एक और चीनी नहीं डलती इसमें? नहीं, मैं चीनी नहीं डालूंगी। ओके, क्योंकि अक्सर जब इमली का नाम आता है तो उसके साथ एक लेकिन चम्मच आलू बुखारे की चटनी जो मैंने बता दी उसमें आपको ऑलरेडी चीनी होती है, इसलिए आपको जरूरत नहीं है इस चटनी में डालने की, क्योंकि चटनी आलू बुखारे की जो बनी होगी उसमें आपकी ऑलरेडी चीनी होती है। और इसमें एक और ऑप्शन बता दूं, बड़ी क्विक रेसिपी है कि अगर जैसे चने की दाल अगर पड़ी हो घर में, बॉइल्ड करके पड़ी होती है, अगर वो इसमें आप इस चटनी के अंदर में थोड़ी सी दाल भी ऐड कर दें उसमें मिक्स करके, तो आप इसके साथ खाएंगे फिश के साथ, तो आपको बहुत अच्छा एक डिफरेंट घर पे उन्होंने एक्सपेरिमेंट मारी होगी ना जब सॉस का? नहीं, मैंने किसी की फरमाइश पे बनाई थी, मुझे खुद भी बड़ा अजीब सा लगा कि ये कैसी है, तो जब मैंने बनाई और इतनी वो टेस्टी बनी और उसका कॉम्बिनेशन के साथ बहुत अच्छा लगा, क्योंकि फिश के साथ होता है कोई चीज़ ना साथ हो तो बड़ी अजीब सा लगता है कि साथ कोई पकौड़ा ना हो, कोई इस तरह की चीज़ हो, तो वो एक सॉस के साथ जब दाल देखी तो बड़ी ज़बरदस्त एक कॉम्बिनेशन के साथ बनी, तो मैंने कहा मैं भी बहुत थोड़ी सी ट्राई करूंगी। सही, चलें, ग्रेट। तो दिस इज द टोटल वे ऑफ मेकिंग इट, राइट? और फ्राई कितनी देर के लिए करना है बोथ साइड्स पे? मछली का एक बड़ा प्रॉब्लम होता है, वो ओवर कुक हो जाती है। बिल्कुल, इसकी जो फ्राइंग टाइम है, इसको मैरिनेशन टाइम तकरीबन जैसे तकरीबन हाँ है, और जब ये मैरिनेट आपकी पड़ी होगी तो एटलीस्ट आपकी प्रिपरेशन जो टाइम होगा जब इसको फ्राई करेंगे, आपका टेम्परेचर जब आपकी तकरीबन 3 मिनट में आपका ऑयल गर्म हो जाए, आप इसको लगा के देखें कि आपको उसकी गर्म जलन तो नहीं हो रही, जब देखें हो गए आप इस पर अपनी मछली डाल देनी 7 मिनट एक साइड पे और 3 मिनट एक साइड पे। वो 3 मिनट इसलिए मैंने कहा है क्योंकि जब 7 मिनट एक साइड पे मछली पड़ी रहेगी, वो डीप फ्राई होगा तो ऑलरेडी कुक हो जाएगी 2 साइड से, और उसको ज्यादा पलटना है 3 मिनट बाद, तकरीबन 7, 9, 10 मिनट आपकी मछली का 1 पीस रेडी होगा, 1 पीस नॉट होल, 1 करके आप डालें। अगर तो तकरीबन अगर बहुत बड़ी फ्राई है तो आप एटलीस्ट 15 मिनट्स कर लें, दोनों को बहुत को टाइम दे दें आप, क्योंकि याद रखें जब आप दो या 3 चीजें डालते हैं तो टेम्परेचर कम होता जाता है। और आग हमेशा बहुत ज्यादा तेज नहीं रखनी है ना बहुत आहिस्ता रखनी है, बिल्कुल दरमियानी रखनी है, ये नहीं कि वो कड़क जिस तरह पकौड़ों के लिए सड़ती गर्म तेल होता है, ऐसे नहीं, बिल्कुल ऐसे। अच्छा, चले आप अपने काम में मसरूफ हो जाएं। मैरिनेशन तो मेरे ख्याल से हो गई है। बिल्कुल, अभी की है, और भी प्रिपरेशंस बहुत अभी और भी करनी है। इसको बेसन अभी लगेगा हल्का सा, इसको मैं लगाऊंगी बेसन के साथ थोड़ा सा, फिर उसमें थोड़ा सा वो अंडा भी ऐड करूंगी और फिर उसको मैं फ्राई करूंगी। मिक्स एंड मैचिंग होनी है इसके साथ। अच्छा, अपना बिजनेस करने की ख्वाहिश अपने दिलों में रखने वाले पढ़े लिखे नौजवान अपना बिजनेस प्लान तैयार कर सकते हैं, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर मियां नवाज शरीफ साहब ने नौजवानों के लिए यूथ बिजनेस लोन स्कीम लॉन्च कर दी है। इस स्कीम से लाखों नौजवान फायदा उठा सकते हैं और हर नौजवान फायदा उठा सकता है, मेल या फीमेल। 20 लाख तक का लोन एक नौजवान हासिल कर सकता है। फेडरल गवर्नमेंट ने 100 अरब की रकम इस लोन के लिए अलहदा कर रखी है। कर्जा वापस देने के लिए मुद्दत जो है वो 7 साल की है और तरजीह दी जाएगी एजुकेटेड यानी पढ़े लिखे नौजवानों को। 50% रकम जो है वो खवातीन के लिए मखसूस की गई है, मजदूरों के लिए 4% और शुहदा की फैमिलीज के लिए 5%। कर्जा लेने के लिए वो नौजवान की उम्र 21 से 45 यानी 21 to 45 होनी चाहिए। पहले मरहले में नेशनल बैंक एंड
फर्स्ट वुमेन्स बैंक जो है वो आपसे कर्जे के लिए आपको हेल्प आउट करेंगे। बैंक को स्पेशल ऑर्डर दिया गया है कि 15 दिनों के अंदर अंदर लोन को प्रोसेस कर दें। उसके अलावा बेरोजगार नौजवान भी अप्लाई कर सकते हैं, बट एट द सेम टाइम अगर आपके पास जॉब है तो तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ बेरोजगार हों, और इंशाल्लाह आपका लोन अप्रूव हो जाएगा अगर सारी जो है वो चीजें आपकी पूरी हो जाती हैं। इस प्रोग्राम की खास बात जो है वो मेरिट और शफाफियत है और सूबों के लिए कोई स्पेशल कोटा नहीं रखा गया। व्यूअर्स, एक छोटी सी ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो आपकी मुलाकात होगी यासीन भट्टू साहब से। भट्टू साहब से जानेंगे आपकी किस्मत का हाल, आपका नेम, आपकी मदर्स नेम और आपकी डेट ऑफ बर्थ, और ऑफ कोर्स आपका जो क्वेश्चन है वो बड़ा क्लियर रखिएगा, और अगर किसी और के बारे में पूछना है तो फिर उनकी भी सारी इन्फॉर्मेशन साथ रखिएगा। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। जैसे कि आप जानते हैं और काफी देर से मैं अनाउंस कर रही हूँ, यासीन भट्टू साहब हमारे साथ हैं। उनसे जानते हैं आपकी किस्मत का हाल, लेकिन उससे पहले ऑफ कोर्स जो मैं आपको फिर से रिपीट करूंगी, जो भट्टू साहब बार बार कहते हैं, मदर्स नेम जरूरी होता है, उनको चाहिए होता है। और जब कभी आपने फॉर एग्जांपल अगर ये पता करना है कि आपकी शादी फलां बंदे के साथ चलेगी कि नहीं, तो फिर आपको उस बंदे की भी इंफॉर्मेशन देनी होती है। इंडिपेंडेंट इस तरह जवाब नहीं दिया जाता। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम रहमतुल्लाह व बरकातहू। क्या हाल है भट्टू साहब? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। भट्टू साहब आपसे सबसे पहले मैं पकड़ लेती हूँ, क्योंकि आपको पता है ना कि खेलते कूदते हुए हमारा प्रोग्राम चलता है। वैसे कूदना कम होता है, खेलना ज्यादा होता है। अच्छा, एक तो कागजात इतने आते हैं ना आपके लिए, लगता है कि जैसे पता नहीं कौन सी डॉक्यूमेंट्स आ रही हैं, लेकिन असल में आ रहे होते हैं इन्फॉर्मेशन। तो समरा कौकब से स्टार्ट करें भट्टू साहब? जी जी। अच्छा, समरा कौकब से हम स्टार्ट लेंगे। 11/9/1990। ताहिरा बीबी इनकी मदर का नाम है। रावलपिंडी से इन्होंने हमसे राब्ता किया है और 4:30 PM इनकी बर्थ का टाइम है। माशाअल्लाह। 9वीं और 10वीं के एग्जाम देने हैं। क्या पास हो जाऊंगी? और फाइनेंशियल पोजीशन कब तक ठीक होगी? एक तो इंशाल्लाह ये पास हो जाएंगी, तो फाइनेंशियल पोजीशन की थोड़ी सी ताखीर है, तो लेकिन इंशाल्लाह ताला अल्लाह करम करेगा, फाइनेंशियल पोजीशन में ठीक हो जाएगी अगले साल। अच्छा, और अच्छा 9th और 10th के एग्जाम का आपने क्या? तो पास हो जाएगी, पास हो जाएंगी, ठीक है। अच्छा, सोबिया मलिक जी जी 2/3/1992। जमीला बीबी इनकी मदर का नाम है। हरिपुर सिटी है जहां मेरी एंगेजमेंट हुई है। क्या वहां मेरी शादी हो जाएगी कि नहीं? और मैरिड लाइफ कैसी गुजरेगी? शादी जो ये चाहती है वहाँ तो मुश्किल है, नहीं हो सकेगी। नहीं, बट जहां मंगनी हो गई है बस मामला ताखीर है, बड़ी बहुत ताखीर है, देर है यानी नहीं होगी। देर है। जरा एक मतलब एक दो काम करे, सदका दें, और दूसरा है माँ बाप की इज्जत करें। अच्छा। अपनी वालदा की खास तौर पे उसका एहतराम करें, उसको नाराज ना होने दे, तो सारे मसले जो मुश्किलात आ रही हैं ना वो ठीक हो जाए। अच्छा भट्टू साहब, एक यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि उन्होंने ये भी पूछा है मैरिड लाइफ कैसी होगी। तो चलिए अगर यहाँ नहीं भी होती तो मैरिड लाइफ वैसे कैसे होगी इनकी? मैरिड लाइफ तो वो जो बात तो आपकी बात सही है। वैसे इंसान अगर मर्जी से ना भी हो तो वैसे जब शादी होगी तो कैसी होगी? हाँ, तो वैसे तो ये ना उसके लिहाज से, चूंकि ये खुद चूंकि पैसेस है ना, तो इस वजह से मसला जो थोड़ा सा उसका सार में गड़बड़ा भी मर्जी की मालिक हो जाएगी, और उसके बाद अगर ऐसे हो वो कुछ जो तवक्को करेगी अपने खामों से, वो चीज़ तो नहीं मिल सकती। विशफुल थिंकिंग जो है ना उसके हिसाब से तो नहीं चलना चाहिए ना। अब ये है कि दूसरे आदमी का भी ख्याल करना चाहिए। रेसिप्रोकल ट्रीटमेंट होगा तो उसके साथ चलेंगे। ये सवाल से मैं कहता हूँ। दूसरा नंबर इनका एक 8 नंबर है ना, जरा वो उसमें प्रॉब्लम क्रिएट करता है। उसके लिए मैंने बता दिया कि माँ बाप की इज्जत करे, इससे ज्यादा अच्छा वजीफा ही कोई नहीं। और सबसे बड़ी बात यह कि जो माँ बाप की इज्जत करता है उसको माँ बाप की दुआएं लगती हैं, और वो कहते हैं ना कि अपनी दुआ लगे या ना लगे, माँ की तो जरूर दुआ लगती है। दुआ अर्श मौला तक जाती है। अच्छा, कॉलर है एक भट्टू साहब, ये आपको लिखना। समरीना नाम है इनका, समरीना। जी जी। अपने बहनोई के बारे में पूछना है इन्होंने, लेकिन अच्छा। अस्सलाम वालेकुम समरीना। अस्सलाम वालेकुम शुक्रिया, कैसी हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक। जी समरीना, बहनोई के बारे में पूछना है। जी जी। अच्छा, तो उनका नाम क्या है? आमिर जावेद। आमिर जावेद। और इनकी मदर का नाम क्या है? जाहिदा। जाहिदा। जाहिदा परवीन। जाहिदा परवीन। और डेट ऑफ बर्थ क्या है? 4 जनवरी 1974।
अच्छा, और सवाल क्या है? फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स बहुत से आते हैं, बिजनेस कोलैप्स हो गया है और लोन्स बहुत ज्यादा हैं। अच्छा, तो कर्जों के नीचे बेसिकली दबे हुए हैं और हाँ जी। फाइनेंशियल सिचुएशन ठीक नहीं है। हाँ जी, और हेल्थ प्रॉब्लम भी है, बैकबोन जो है शायद आई थिंक में प्रॉब्लम है। मतलब यही पूछना है कि फाइनेंशियल और हेल्थ की फेस कब ये तक आपकी चलेगा। बहन के हस्बैंड हैं? हाँ जी। ठीक है, थैंक यू समरीन। अच्छा, बहन का भी